नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और खबर आज की ये है कि ज़ूम के ज़रिए एक मीटिंग होने वाली थी। सूत्र ये बताते हैं कि इंडी गठबंधन की एक वर्चुअल बैठक होने वाली थी और उस बैठक का सबसे बड़ा जो मजमून था वो ये था कि हो सकता है कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए, ऐसी घोषणा हो जाए। ये बड़ी तेज़ी से खबर चल रही थी। लेकिन फिर दोपहर का इंतजार हुआ, शाम तक ये खबर आई कि भैया मीटिंग ही कैंसिल हो गई। अब ये क्यों हुई? अब इसके पीछे का क्या खेल है? चलिए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश, सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे खास मेहमान। राकेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। राकेश जी, आज की बैठक पे सबकी नज़रें थी क्योंकि ये बैठक जो ज़ूम के ज़रिए जो सूत्र बताते हैं आज होनी थी, ये उस पिछले 3-4 दिन की राजनीति का बाय प्रोडक्ट था जो नीतीश कुमार ने की, जिसमें वो 29 की बैठक होना, फिर उनका नाम प्रस्तावित होना, फिर उनका अध्यक्ष बनना, फिर सारे प्रस्तावों के ज़रिए सारी पावर्स उनको दे देना, ये सारी चीज़ें चल रही थी और ऐसे दबाव के बादल क्रिएट हुए थे। मीडिया कह रही थी नीतीश कुमार को मनाने के लिए कांग्रेस बेचैन, बस मनाने की कोशिश की जा रही है, इन टच हैं। और यूबीटी ठाकरे ने कह दिया है कि नो प्रॉब्लम, बना दीजिए संयोजक। इधर अखिलेश यादव का नाम चल रहा है, ले ली गई है राय, बस हो जाएगा सब कुछ। लेकिन फिर आज ये मीटिंग वर्चुअल ही थी। आधा घंटा 1 घंटा निकाल के हो जाती है, एक सॉल्व हो जाती प्रॉब्लम, लेकिन कैंसल हो गई। देखिए यहाँ पे ये जो आज की जो बैठक रद्द होने की जो खबर आई है, ये खबर इंडी गठबंधन के लिए, ये खबर इंडी गठबंधन के 28 सहयोगियों के लिए, या ये खबर जो है वो खुद नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही जो है वो एक चौंकाने वाली खबर है। क्योंकि इससे पहले की जो खबर थी वो ये थी कि आम सहमति बन चुकी है नीतीश कुमार के नाम को लेकर के। लेकिन आखिर वो कौन-सी वजह थी? आखिर वो कौन-सा कारण था, जिसको लेकर के ऐन वक़्त पे ये फैसला पलट दिया गया? हुँ। इसे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अंदरूनी सूत्र ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के नाम को लेके एक तरफ सहमति थी, तो दूसरी तरफ नाराज़गी के बादल उभर रहे थे। नाराज़गी ऐसे नेताओं की थी, जो नेता नीतीश कुमार के सामने या नीतीश कुमार को लेकर के खुले तौर पे बात तो नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर उनसे एक खास दूरी बना के रखते हैं। नीतीश कुमार के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि नीतीश कुमार को लेकर के पहले भी बैठकों में चर्चा हुई है, लेकिन हर बार नीतीश कुमार बैठकों से नाराज़ होके निकले हैं। हर बार इन्हीं नेताओं के कारण नीतीश कुमार के नाम पर बैठकों में सहमति नहीं बन पाई है। नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए इन्होंने इस बार इस बैठक में कोई खास जगह पे ये बैठक आयोजित ना होकर के इस बैठक को उन्होंने वर्चुअल माध्यम से आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था और जिस पर सहमति भी बनी थी। लेकिन जब बात ये निकल के आई कि नीतीश कुमार को अगर कन्वेनर, संयोजक बना दिया जाता है, तो उसके बाद की स्थिति क्या होगी? उसके बाद की स्थिति ये होगी कि तमाम बड़े नेता, यानी कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जहाँ पे सीटें हैं, पश्चिम बंगाल जहाँ पे कि ठीक-ठाक सीटें हैं, महाराष्ट्र जहाँ पे कि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये 3 ऐसे राज्य हैं, और चौथा बिहार, जिसको मिला करके इन 4 राज्यों पे जिसकी पकड़ हो गई, समझ लीजिए कि उसके नेता या उस पार्टी की जीत या वो पार्टी सरकार बनाने में अहम या कारगर भूमिका निभाती है। तो इसमें से एक महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थिति ये है कि वहाँ पे जितने भी विपक्षी या विरोधी दल हैं, वो टुकड़ों-टुकड़ों में बँट चुके हैं। कांग्रेस का वजूद अब पहले वाला है नहीं, शिवसेना 2 फाक हो चुकी है, और यही हाल एनसीपी का है। इसी तरीके से अगर आप महाराष्ट्र से बाहर निकले, तो आप देखिए कि अ, बंगाल में ममता बनर्जी एकजुट हैं, लेकिन ममता बनर्जी के पार्टी के भीतर, यानी कि टीएमसी के भीतर भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि पहले बहुत मजबूत हुआ करते थे, अब हाशिए पे हैं। हाशिए पे होने के कारण पार्टी के भीतर जो अंदरूनी कलह है, वो बहुत ज़्यादा तेज है। इसलिए ममता बनर्जी अब राष्ट्रीय राजनीति से ज़्यादा पश्चिम बंगाल की राजनीति, यानी अपने घर के भीतर की जो कलह है, उसको सँभालने में जुटे हैं। तो इन सब वजहों से अखिलेश यादव बहुत कद्दावर नेता हैं।
कम से कम नीतीश के मुकाबले तो काफी जनाधार वाले नेता हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में वो दूसरे नंबर की पार्टी है, नीतीश तो बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है। लेकिन अगर आप नीतीश को बनाएंगे तो अखिलेश जी को क्या जवाब देंगे? अगर आप नीतीश को बनाएंगे तो ममता बनर्जी को क्या जवाब देंगे? अगर आप नीतीश को बनाएंगे तो फिर जो हमारे दूसरे राज्य हैं जैसे शरद कि पवार, हाँ जी, शरद पवार से भी बात नहीं हो पाई, शरद कह रहे हैं कि पवार, शरद। हाँ, शरद पवार को अब क्या जवाब देंगे? तो ऐसे तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर के जो है जब कांग्रेस के सामने ये सवाल रखा गया, तो फिर कांग्रेस को भी समझ में आया कि वाक़ई में हम बेवजह नीतीश को जो है वो बढ़ा-चढ़ा करके और नीतीश की नाराज़गी और नीतीश की खुशी, यहाँ तो 28 दल हैं। 28 दल में जो 6-7 दल हैं या पार्टियाँ हैं या राज्य हैं, जहाँ पे कि जिनकी पकड़ मजबूत है और नीतीश से ज़्यादा बेहतर स्थिति में है और वहाँ पे अगर आप गठबंधन करें या उनसे गठबंधन करें, तो तमाम दूसरे दलों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। नीतीश का तो प्रभुत्व या नीतीश का तो प्रभाव जो है नीतीश कुमार का, वो तो पूरे बिहार में भी नहीं है। पूरे बिहार में ही वो देखिए, तीसरे नंबर की पार्टी है और कहते हैं कि सत्ता में जोड़-तोड़ की राजनीति में माहिर खिलाड़ी हैं, इस बात को मानता हूँ और इसीलिए वो पिछले 18 सालों से राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। आप ये भी देखिए ना कि जिस तरीके से आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब कांग्रेस सबसे कम सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है और ऐसे में अगर कांग्रेस अपने ही इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार जैसे नेताओं के सामने अगर घुटने टेक देती है, तो कांग्रेस के लिए इससे बुरी बात और क्या होगी? तो कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है, ऐसे में कांग्रेस को अपना स्टैंड लेना है और वहाँ पे कांग्रेस अगर नीतीश कुमार जैसे नेताओं के सामने और नीचे पड़ जाएगी, तो उसका तो जो कहते हैं ना राष्ट्रीय राजनीति में उसकी जो उपस्थिति है, उसकी जो मौजूदगी है, उसका जो प्रभाव है, वो बहुत ही छोटा पड़ देखिए जाएगा, राकेश कम जी, पड़ जाएगा। कांग्रेस कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं। एक्चुअली आप समझिए कि कांग्रेस पंजाब में अकेले लड़ लेगी, हो सकता है कांग्रेस दिल्ली में तो शेयर कर लेगी सीटें आपके साथ, लेकिन मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, जो बड़ी स्टेट्स हैं सारी, ये कर्नाटका हो गया, उसको किसी के साथ लड़ना नहीं है। अब उसकी प्रॉब्लम ये है, जहां उसको किसी के साथ लड़ना है, बंगाल बिल्कुल हाशिए पे कांग्रेस, उसे 2 मिलती हैं, 3 मिलती हैं, 4 मिलती हैं, पता नहीं टीएमसी कितनी देती है, इससे ऊपर जाएगा नहीं आंकड़ा। उसे टीएमसी की मदद चाहिए जीतने के लिए, अदरवाइज प्रॉब्लम है। आप आ जाइए महाराष्ट्र, यहाँ पे उसे एनसीपी की मदद चाहिए, यूबीटी शिवसेना की मदद चाहिए। हालांकि फिर भी बाकियों स्टेट्स के मुकाबले कांग्रेस महाराष्ट्र में थोड़ी ठीक-ठाक है, मजबूत है। फिर आ जाइए बिहार में, कांग्रेस हाशिए पे, कहीं दिखती नहीं है। वहां उसको सीट चाहे 2 मिले या 4 मिले या 6 मिले, लेकिन उसको आरजेडी और जेडीयू का साथ चाहिए जीतने के लिए। उत्तर प्रदेश, कांग्रेस हाशिए पे, पूरी स्टेट में एक मेंबर रायबरेली से मेंबर पार्लियामेंट, तो वहां पर उसको अगर 10 भी देते हैं, 8 भी देते हैं एक जो एक जो नीतीश एक कुमार, जो सीट है रायबरेली की सीट इसलिए है कि वहां पे समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करती है। नहीं करती है, वो मैं वही कहते कह हैं रहा कि हूँ, मौन समर्थन सोनिया गांधी के लिए वो सीट छोड़ दी जाती है, छोड़ दी जाती इसलिए है। वो अब सीट है, वरना वो भी नहीं उत्तर बचती। उत्तर प्रदेश में भी ये बिना एसपी के अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कत ये है, उसको जहां अकेले लड़ना है वहां तो लड़ना ही है, सीट शेयरिंग की दिक्कत ही कोई नहीं है। और यहाँ भी उसको सीट शेयरिंग के लिए माथापच्ची नहीं करनी है। तमिलनाडु की बात कर ले तो वहां भी डीएम के बड़े भाई है। यहाँ तो उसको जो मिल गया उसका संतोष है, क्योंकि उसे पता है भाई बाकियों के सारे जो संगठित वोट पड़ जाएंगे तो शायद सीट निकल जाए। इसलिए कांग्रेस ज्यादा टेंशन में है। बाकी पार्टियां इसलिए टेंशन में नहीं है क्योंकि ममता खुद ही पहले अकेले लड़ने के मूड में है। वो तो किंतु परंतु रोज हो ही रहा है, मन में चल ही रहा है, और मीडिया के सामने आके कह ही देते हैं कि हम तो इकट्ठे हैं। और वहां पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश बहुत बार कह चुके हैं कि हम तो 65 पे लड़ेंगे, बाकी अब उनके लिए बचा ही क्या। तो कांग्रेस के लिए मजबूरी है इन छोटे दलों का साथ लेना, इसलिए कांग्रेस बेचैन है नीतीश कुमार की बात मानने के लिए। लेकिन राकेश जी, खबर ये भी है, सूत्र ये भी बताते हैं कि नीतीश कुमार ने एक फॉर्मूला ये भी दिया था कि क्यों ना लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव करवा दिए जाए। अब उसके पीछे की क्या रणनीति हो सकती है बिहार में? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार का जनाधार जो है वो सिमट रहा है और सिमटते हुए जनाधार में अगर विधानसभा के चुनाव बाद में कराए जाएँगे और लोकसभा के चुनाव में अगर नीतीश कुमार की दुर्गति हो गई, तो फिर वैसी स्थिति में जो गठबंधन है, गठबंधन पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो इंडी गठबंधन है, उसपे भी बुरा बुरा असर पड़ेगा
और जो जेडी आरजेडी है, आरजेडी पे भी इसका बुरा असर पड़ेगा, जिसको हम लोग हिंदी में राजद कहते हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार इस स्थिति को भांप चुके हैं और कहते हैं कि बहती गंगा में जो हाथ आ जाए वही अपने साथ है। तो इसलिए नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि सत्ता में 1 साल कम रहें, लेकिन अगर लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, तो अभी जो मौजूदा माहौल है, उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है वो उठा लें, और इसी नियत से उन्होंने बिहार में जातिगत गणना करवाई थी। और जातिगत गणना के बाद उनको ये लग रहा था कि बिहार में जो है ये आंकड़े और ये जातिगत गणना और इसका जो एक प्रचार या इसकी जो पब्लिसिटी है उसके बेस पे जो कुछ एक वोट या बयार बहेगी, उसका फायदा उनको मिल जाएगा। तो ये सब चीजें सोच करके इसके वो पीछे जो एक है और भी चाहते हैं। राकेश जी मेरे को लगता है, इसके पीछे का एक कारण और भी लगता है कि जैसे उन्होंने घोषित कर दिया है कि 2025 में वो तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए राजी हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लोकसभा विधानसभा को इकट्ठे इकट्ठे होते हैं और मान लीजिए कि लोकसभा में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती इंडी गठबंधन, जिसके कि आसार दिख रहे हैं बीजेपी के सामने अभी दिख रहे हैं, तो उस स्थिति में नीतीश फिर अपना मन बदल लेंगे कि नहीं मैं तो स्टेट की राजनीति में रहूंगा। अगर स्टेट में अच्छी सीट मिल जाती है तो हो सकता है सोचे यार मैं यही कंटिन्यू करूंगा, फिर चाहे बीजेपी के साथ ही क्यों ना करना पड़ जाए। तो ये भी एक देख, पीछे की सोच है कि दोनों रिजल्ट साथ में आ जाए तो मैं फैसला फटाफट ले लूं। उसमें एक चीज ये और भी एक है कि सोच है देखिए इसमें। नीतीश नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल, दोनों की जुबान, दोनों की बयान और दोनों की सोच बिल्कुल मिलती-जुलती है। दोनों मौका देख करके कहते हैं ना चौका लगाते हैं। नीतीश कुमार कभी हाँ, कभी ना कहने को एनडीए के साथ, एक झटके में फिर आरजेडी के साथ, फिर आरजेडी से मन भर गया, फिर एनडीए के साथ। अभी फिर से उन्होंने ये जो आप देख रहे हो कि अचानक से कांग्रेस राजी हो गई कि चलो जी आपको कन्वीनर बना देते हैं, क्या ऐसे ही राजी हो गई? ये नीतीश कुमार का प्रेशर पॉलिटिक्स है। नहीं, उसके लेकिन पीछे राकेश जी उसके पीछे एक और खबर भी आ रही है। उसके पीछे ये खबर भी आ रही है, सूत्र ये भी बताते हैं कि कांग्रेस ने एक फॉर्मूला भी निकाला था कि आपको क्या चाहिए, संयोजक पद ना, ठीक है कर देते हैं, लेकिन आपके ऊपर एक पद और रहेगा, वो होगा चेयरपर्सन का, चेयरमैन का, जिसमें फिर कांग्रेस कोई भी खड़गे हों या किसी को भी बिठाना हो, वहां बिठा सकते हैं। तो यहाँ तो फिर पलटी पड़ गई, संयोजक बनने के बावजूद वो हेड ना हुए, ऊपर कोई नहीं, एक और आ गया फिर, जो सूत्र नहीं, नहीं, बताते नहीं, हैं। नहीं, नहीं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, सूत्र का ये कहना है कि ऐन मौके पे, चूँकि देखिए, आपको अच्छी तरीके से पता है कि राष्ट्रीय राजनीति में जितनी बेकरारी नीतीश कुमार की है, उससे कम बेकरारी ममता बनर्जी की नहीं है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बेशक हैं, लेकिन उनकी भी नज़र प्रधानमंत्री की कुर्सी पे है। तो इसलिए ममता बनर्जी इस बात को पहले ही भाप गई थी, इसलिए उन्होंने उसी समय दलित कार्ड खेला था और खरगे का नाम प्रस्तावित कर दिया था, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है? तो ममता बनर्जी ने जैसे उनको ये लगा कि कांग्रेस राजी हो गई है और कुछ अन्य दल भी राजी हैं नीतीश कुमार के नाम पे, अभी तो उन्होंने सीधा-सीधा कांग्रेस की तरफ से ये प्रस्ताव डलवा दिया कि ठीक है, तुम नीतीश को कन्वीनर बना दो, बट चेयरपर्सन खड़गे साहब रहेंगे। ठीक है? ये भी क्योंकि एक पेच फंस गया, फिर क्या फायदा, संयोजक बन के फायदा ही कोई नहीं, फिर तो मिला ना मिला एक ही बात होगी। फिर तो माया मिली न राम। हाँ, लेकिन उसके लिए एक और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया नीतीश कुमार ने, जिसको बहुत कम चैनल दिखा रहे होंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आज जब ये बैठक कैंसिल होने की बात आई तो उससे पहले या उसके बाद की ये खबर हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक तीर और छोड़ दिया है। वो तीर है कि भाई साहब हम तो अपने कैंडिडेट घोषित करने शुरू कर चुके हैं। ये है जनता दल यूनाइटेड का वो पत्र जिसके जरिए उन्होंने आज एक स्टेट यानी कि अरुणाचल प्रदेश में घोषित कर दिया अपना कैंडिडेट एमपी इलेक्शंस के लिए, बकायदा अपने लेटर हेड पर। तो ये एक और कोशिश ये बताने की कि भैया अगर आप ऐसे नहीं समझे तो ये लो एक तीर और पकड़ो। अब उन्होंने टेंशन में डाल दिया है कांग्रेस को, क्योंकि अरुणाचल में मुझे लग रहा था कि कांग्रेस ही वहां पर चुनाव लड़े, वहां सीट शेयर नहीं करेगी, लेकिन वहां पर अपना कैंडिडेट उतार के नीतीश ने एक और संकेत दे दिया जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी किया था। पैठ ना होते हुए भी उन्होंने मध्य प्रदेश में अपने बहुत सारे कैंडिडेट उतार दिए थे और वोट खा गए थे वो कांग्रेस की। तो कहीं ना कहीं उनका ये एक और दबाव की आप पॉलिटिक्स मान सकते हैं इसको। जी, राकेश जी से लगता है अभी संपर्क टूटा है हमारा, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने एक
जो मीटिंग करनी थी जूम के जरिए, जो सूत्र बताते हैं आज मीटिंग होनी थी वो नहीं हो पाई। लेकिन उस मीटिंग के ना होने के बाद ये खबर आई कि जेडीयू ने अरुणाचल प्रदेश में अपना एक कैंडिडेट जो है वो उतारा है। राकेश जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, क्या ये एक दबाव की राजनीति एक और नीतीश कुमार की तरफ से, या स्वाभाविक था बिल्कुल। उन्हें उतारना ही था वहां पे कैंडिडेट? नहीं नहीं नहीं, नीतीश कुमार ने बहुत, कहते हैं ना कि बहुत दूर का निशाना मारा है। नीतीश कुमार ने सांकेतिक रूप से कांग्रेस और इंडी गठबंधन को ये जता दिया है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर के हमने अपना कदम उठा लिया है, ये एक संकेत है कि अगर आप हमारी तरफ नहीं आते हैं या हमारी बातों में नहीं आते या हमें कन्वेनर नहीं बनाते हैं, तो अरुणाचल तो एक अभी इशारा है, हम्म। अरुणाचल तो ट्रेलर है, अभी क्लाइमेक्स बाकी है। तो अगर आप आगे इसी तरीके से हमसे दूरी बना के रखेंगे, हमसे 36 का आंकड़ा रखेंगे, तो ये जो अरुणाचल अभी आप देख रहे हैं, ये जी। कल को बिहार हो सकता है, ये कल को उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश हो सकता है, ये कल को झारखंड के कुछ हिस्से हो सकते हैं, ये कल को मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्से हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार ने अरुणाचल के जरिए पूरे इंडी गठबंधन के नेताओं को आईना दिखा दिया है कि अपनी अपनी शक्ल, यानी कि पूरे इंडी गठबंधन की शक्ल इस अरुणाचल के आईने में आप देख लो। अगर अब भी नहीं समझे तो इंडी गठबंधन बनने से पहले ही बिखर जाएगा। यानी कि इंडी गठबंधन की जो एक बुनियाद नीतीश कुमार ने शुरू की थी, वो नीतीश कुमार ही इसकी बुनियाद में मट्ठा डाल देंगे। ये बात उन्होंने आज अरुणाचल में अपनी तरफ से एक तरफा फैसला लेते हुए उम्मीदवार के नाम की घोषणा करके पूरे इंडी गठबंधन को ये साफ साफ संकेत दे दिया है। यानी कि अब इंडी गठबंधन में एक जोरदार घमासान अंदर ही अंदर जारी है, जिसके बारे में अभी आम लोगों को पता नहीं है, लेकिन नेताओं के भीतर इंडी गठबंधन के जी। एक बार फिर से हमारा संपर्क थोड़ा सा टूटा है, लेकिन राकेश जी जो आप बताना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ये जो अरुणाचल में कैंडिडेट घोषित किया है, ये संकेत है इस बात का कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग देखिए क्या करना है, संयोजक बनाना है नहीं बनाना है। लेकिन उसमें भी अगर संयोजक बनाते बनाते कहानी ये आ गई कि एक संयोजक के ऊपर भी कोई चेयरपर्सन हो सकता है जैसा कि सूत्र बताते हैं, फिर कहानी में ट्विस्ट आ सकता है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि राकेश जी, इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो जनवरी का महीना बड़ा डिसीजिव है, क्योंकि नीतीश कुमार भले ही अपने मुंह से उन्होंने कुछ नहीं कहा, मीडिया में जितनी चीजें चल रही हैं उन्होंने तो मुंह से ये भी नहीं कहा था कि अध्यक्ष बनना है, लेकिन वो बने ना। जितनी बातें चल रही हैं वो अगर कुछ दिख रहा है तो पता चलती है, हमें सूत्र बताते हैं, सोर्सेज से पता लगता है। तो अब ये लग रहा है कि नीतीश कुमार ने अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स का एक और दांव खेल दिया है, कांग्रेस टेंशन में है। लेकिन अगर यही सब चलता रहा तो फिर एक बड़ा ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा आने वाले दिनों में। इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। मैं तो बता रहा हूं कि जिस तरीके के संकेत शुरुआती दिनों से में मिलते जा रहे हैं, और तभी से मैं लगातार आपको बता रहा हूं, अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि इंडी गठबंधन और इसके भविष्य को लेकर के पहले दिन से प्रश्न चिन्ह है। और वो प्रश्न चिन्ह इसके नेताओं के बीच एक आपसी कलह, इसके नेताओं के बीच आपसी समझ की कमी, और इसके नेताओं के बीच किसी भी कहते हैं ना कि दिशा निर्देश का नहीं होना, कोई भी प्रोग्राम का नहीं होना, किसी भी मुद्दे पे आम सहमति का नहीं होना, कोई भी नेता एक दूसरे को सही नजर से नहीं देख रहा है, हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा है। किसी को हम्म। लगता है नीतीश जी आगे निकल जाएगा, किसी को लगता है ममता बनर्जी आगे निकल जाएगी, कांग्रेस को लगता है कि वो पीछे न रह जाए, और जो दूसरे तमाम जो गठबंधन के जो घटक दल हैं, वो अपनी डफली अपना राग, यानी कि जो जहाँ है वो उसी राज्य में अपने तरीके से चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है, अपने तरीके से चीजों को लेके आगे बढ़ रहा है। तो फिर गठबंधन रह क्या गया है? फिर गठबंधन का मतलब क्या है? और ये चीज जब शुरुआत से लंबे समय से आप देख रहे हैं कि पिछले मुझे लगता है कि 1 डेढ़ महीने से ये पूरा प्रक्रम चल रहा है, और इसमें कहीं से भी ये इंडी गठबंधन नजर नहीं आ रहा। हर जगह अलग-अलग दल,
अलग-अलग बातें, अलग-अलग नेता, अलग-अलग कार्यक्रम। एक कोशिश की गई भोपाल में कि एक रैली कर लेते हैं इंडी गठबंधन के नाम पे, वो वो भी हो कोशिश नहीं भी पाई। परवान नहीं चढ़ पाई। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो बड़ा शुरुआती दिनों से सही ही कहा आपने, मुश्किलों के बादल इनके सिर पे हैं बड़ा सही और कहा आज आपने, तो कन्फ्यूजिंग है। बहुत कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग मतलब इसलिए भी है ये राकेश जी, क्योंकि गठबंधन की जो बात होती है ना, वो ऐसे होती है कि मान लीजिए एक पार्टी एक कैंडिडेट खड़ा करेगी, पर देखा जाए तो कांग्रेस के साथ बिहार में तो पहले से ही गठबंधन है आपका। अब जेडीयू पंजाब में या बंगाल में जाके तो अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी, तो मतलब ही नहीं उसका बाहर। और एसपी के साथ आप पहले भी लड़ चुके हैं यूपी में। अब ऐसा तो नहीं है मुलायम सिंह यादव महाराष्ट्र में जाके अपना अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे या आंध्र प्रदेश में खड़े करेंगे। और डीएमके के साथ आप पहले भी तमिलनाडु में गठबंधन में हो, अब डीएमके तो आके हरियाणा में कैंडिडेट नहीं खड़ी करेगी। आपका हर जगह पहले से गठबंधन है, पहले से ही सारे आप एक दूसरे के साथ हैं। यूपीए के जरिए समझिए, जिस भी जरिए समझिए, आते गए जाते गए, जो भी समझिए, कभी आए कभी चले गए। तो फिर ये पूरे देश में वो गठबंधन की एक हवा बनाई जा रही है कि ये बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नहीं समझ आई। स्टेट वाइज तो है ही, बाहर किसी ने जाके कहीं कैंडिडेट खड़ा करना नहीं है, तो उसका कोई मतलब दिखता नहीं है। उसमें भी इतनी उलझन है, रोज खबर आती है सीट शेयरिंग पे बात होगी, सीट शेयरिंग पे बातचीत चल रही है, बहुत जल्दी फैसला आ जाएगा। आना क्या है, आप तो पहले ही इकट्ठे मिलकर लड़ते रहे हो सालों साल तक, वही होना है दोबारा, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस होनी नहीं है। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो जो एक हौवा क्रिएट किया था, वो उसके अपने जाल में खुद ही ये सब उलझते नज़र आ रहे हैं। उल्टा रेपो डाउन जा रही है, क्योंकि जब आप डिसीज़न्स नहीं ले पाते हैं, जब आप लिंगर ऑन करते हैं, जब मतभेद की खबरें सामने आती हैं, जब रैली कैंसल की खबर सामने आती है, जब बैठक की खबर सामने आती है, कोई नाराज़ की खबर सामने आती है, तो आप अप नहीं जा रहे हो, आप लोगों की नज़र में डाउन ही होते हैं। तो बेटर होता कि आप लड़ लेते, उसके बाद अलायंस वायंस करते रहते बाद में। लेकिन आपने पहले ये जो खलारा डाल लिया, ये तो ज्यादा बेटर मुझे लगा नहीं डिसीजन को। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि इंडी गठबंधन को लेकर के जो शुरुआती दिनों में जो बात कही गई थी, उसका जो आधार लोगों ने बताया था, वो वोट के प्रतिशत को लोगों ने आधार बनाया था, कि कुल मिलाकर के सभी दलों को इतने प्रतिशत वोट आ रहे हैं और इन सबको अगर मिला दें तो बीजेपी के वोट के प्रतिशत से ज़्यादा बनता है, इसलिए तो कर लेते हम सब अप्लाई। मिलके लड़े और बीजेपी हार जाएगी। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ राजस्थान और एमपी में कर लेते अप्लाई, अभी रिजल्ट पता लग जाता। ले मैं वही कह रहा हूँ लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में समाजवादी पार्टी को दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंक दिया, तो अब समाजवादी पार्टी से इनका कोई गठबंधन होने की गुंजाइश इसलिए आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी चुप होके बैठ गई। समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन के नाम पे कोई बयान नहीं। समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन के नाम पे किसी भी कार्यक्रम में बहुत ही बढ़-चढ़ के हिस्सा नहीं लेती। वो बिल्कुल किनारे खामोश अखिलेश को देखा कभी कोई इंडी गठबंधन को लेके नहीं, वो कभी कोई अपनी बयानबाजी तैयारियों में करते? जुटे हैं, उन्होंने तय कर दिया है कि बस, हम अपनी बस 65 सीट्स पे और लड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उसी वक़्त उन्होंने कह दिया था कि कांग्रेस के साथ अब कोई गठबंधन नहीं, ठीक हम्म। है? तो आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 1 सीट बचा ले, बड़ी बात है। इससे ज़्यादा की उम्मीद कांग्रेस से नहीं की जा सकती। तो जी। इसी तरीके से हर राज्य में यही स्थिति है। आप ये मान के चलिए आज मैं आपको इस कार्यक्रम में ये एक भविष्यवाणी करके जाता हूँ कि जब 2024 में अ, लोकसभा के चुनाव होंगे तो उस समय इंडी गठबंधन नहीं बचेगा। और ये बात जो है वो सिर्फ मैं ही नहीं, डॉक्टर सदाना भी आपको बता चुके हैं। ये भविष्यवाणी वो भी कर चुके हैं कि 2024 में जब चुनाव होगा तो इंडी गठबंधन नहीं बचेगा। और ये मान के चलिए जिस तरीके से घटनाक्रम हमारे आपके सामने आ रहे हैं और इनके नेताओं के बीच जो एक आपसी समझ की कमी है, वो शुरुआत से है और दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। कहते हैं ना कि खाई जब थोड़ी-सी अ, कम चौड़ी होती है तो फिर उसको पाटा जा सकता है। लेकिन खाई जो है दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, तो फिर तो उस खाई को समेटने का कोई आसार नज़र नहीं आते। तो इसलिए बिल्कुल अब ये राकेश जी। मान के चलिए कि इंडी गठबंधन को लेकर के, इसके भविष्य को लेकर के और इसके नेताओं के बीच, पार्टियों के बीच सीटों के तालमेल को लेकर के जितनी भी बातें हो रही है, वो आने वाले समय में बेईमानी साबित होगी। क्यों? क्योंकि हर कोई जो है यहाँ एक-दूसरे की लेग पुलिंग कर रहा है, पाँव खींच रहा है और अपनी डफली अपना राग बजा रहे हैं। तो लिहाज़ा मुझे यही लगता है कि इंडी गठबंधन का भविष्य
नहीं के बराबर है। और कहते हैं ना कि इनके इंडी गठबंधन के ताबूत में जो पहला किल है, वो अरुणाचल में सीटों की घोषणा करके नीतीश कुमार ने वो ठोक दिया है। चलिए, आपकी भविष्यवाणी कितनी सत्य होती है, इसका हमें इंतजार रहेगा। घटनाक्रम तो तेजी से बदल रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन को और बाकी पार्टियों को एक बात तो समझ लेनी चाहिए, बड़ी प्रैक्टिकल है, कि विधानसभा के जब चुनाव होते हैं उसमें भले ही पीएम मोदी को 4 वोट कम पड़ जाएं, वो तो नहीं हुआ इस बार, तो ज्यादा ही पड़े हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव होते ही सबके चेहरे के आगे, सबके सामने सिर्फ एक ही चेहरा घूमता है, पीएम मोदी, और उनको बढ़ चढ़ के वोट मिलते हैं। ये स्टैट्स कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, ये डाटा कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि जब विधानसभा में चुनाव होता है तो हम वहां के लोकल कैंडिडेट को देखते हैं, मुद्दे को देखते हैं, लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव आता है एक बड़ा शिफ्ट नजर आता है और लोग सिर्फ मोदी का चेहरा देखते हैं। इसलिए ये इंडी गठबंधन को अभी शायद प्रैक्टिकलिटी समझ नहीं आ रही है, या समझने के बाद भी, क्योंकि अब दिन ही इतने कम बचे हैं, क्या 3-4 महीने बचे हैं, कोई समझना नहीं चाहता है, लेकिन चार हकीकत तो महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 3 3 महीने। महीने या 3 महीने से भी कम, जब चलिए। आचार संहिता लागू हो जाएगी। और दूसरी चीज ये कि आपने बिल्कुल सही कहा, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, बेशक दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को कम ज्यादा सीटें मिलती हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव लोकसभा में में पूरी सातों 7। की सातों सीट जो है वो बीजेपी ले जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि देश की जनता बिल्कुल। जो है अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से कितना प्यार करती है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, धन्यवाद आपका चर्चा करने के नमस्कार। लिए, सारी चीजें साझा करने के लिए। और इंतजार करते हैं अब, क्योंकि अब हर रोज एक नया ट्विस्ट आएगा, लेकिन सबके मन में यही सवाल है, कहीं वो बड़े वाला ट्विस्ट तो नहीं आने वाला, यानी बड़े वाला यू टर्न। अब वो बड़े वाला यू टर्न आएगा कि नहीं, कुछ दिनों में पता लग जाएगा, पर संभावना बहुत है, क्योंकि हर रोज मीटिंग कैंसिल होना या हर रोज नाम रह जाना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है चुभता तो होगा, लेकिन अब डिसीजिव जो एक फैसला लेना है उनको, मुझे लगता है कुछ दिन में ले लिया जाएगा, अदरवाइज तो एक बैठक होगी बहुत बड़ी जिसमें चीजें साफ हो जाएंगी, या फिर तू अपने रास्ते में अपने रास्ते वाली कहानी भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे एक नई खबर, नई जानकारी के साथ। हमारे सारे दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और कमेंट में अपनी राय भी जरूर बताइए, बेबाकी से बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।